हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को आगे जो टॉपिक है, हमारा दो टॉपिक बचते थे, जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट और हमारा बच रहा था समरी असेसमेंट। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक है ये आज मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था फेसलेस असेसमेंट स्कीम वाला, असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग फेसलेस असेसमेंट स्कीम, अब इस चैप्टर का जितना पार्ट था वो मैं करा चुकी हूँ सारा का सारा। बाकी दो पार्ट जो हैं वो बचते थे, जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट वाला, और एक बचता है समरी असेसमेंट, तो वो हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट है हम उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कि जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करते जाएं। आप लोग मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट। अब सबसे पहला है कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि पावर या फिर किसी भी तरह की लीगल अथॉरिटी। अब ये जो लीगल अथॉरिटी है ये ग्रांट की जाती है फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब होता है किसी एक हायरार्की से जो है की जाती है। कॉन्स्टिट्यूटेड लीगल बॉडी टू डील विद एंड मेक प्रोनाउंसमेंट ऑन लीगल मैटर्स। इसका मतलब क्या है, एक तो मतलब है कि जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि पावर या फिर कोई भी लीगल अथॉरिटी। अब वो जो लीगल अथॉरिटी है वो किसी भी पर्सन को या जो उनकी यूनिट्स होती हैं उनको क्या करती हैं, फॉर्मली ग्रांट कर देती हैं। ठीक है, जो बॉडीज़ बनी हुई हैं लीगल काम के लिए, यानी इन चीज़ों से डील करने के लिए, जो भी बनी हुई हैं, और फिर जो वो यूनिट्स बनी हुई है वो यूनिट्स क्या करती हैं, लीगल मैटर्स को देखती हैं और उस हिसाब से जजमेंट पास किया जाता है। उसके बाद ये जो जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट है, अब इस असेसमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। समरी असेसमेंट आपका इंक्लूड होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इंक्लूड होता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, और असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च और रिक्वेस्टेशन। अगर किसी भी तरह से असेसमेंट है सर्च से रिगार्डिंग या रिक्वेस्टेशन से रिगार्डिंग तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद है कि ये जो असेसमेंट कैरिड आउट किया जाता है एज पर द बेस्ट जजमेंट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल रिलेवेंट मटेरियल ही हैज़ गैदर्ड। अब ये जो असेसमेंट है बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है, जैसे असेसिंग ऑफिसर को सही लगता है वैसे ही वो करता है। अब देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली। अब जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट के अंदर जैसे किसी का केस बनता था, ठीक है, अब वो जो केस है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के तौर पर आता है, यानी कि जो भी केस है वो असेसिंग ऑफिसर लेगा। अब वो जो असेसिंग ऑफिसर है या फिर आपकी असेसिंग यूनिट है वो क्या करती है, इस केस को स्टडी करती है, जितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी होती है वो स्टडी करती है, उसके बाद एक बेस्ट डिसीजन मेक करती है। तो इसको हम ये बोलेंगे कि असेसमेंट जो भी कैरिड आउट की जा रही है एज पर द बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट मटीरियल जो भी उनको मिला हुआ है, जितना मटीरियल ज़रूरी था, जितनी भी रिक्वायरमेंट थी मटीरियल की वो सारी उनको मिली हुई है, उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट जजमेंट की जाएगी वो आएगी आपकी जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट के अंदर। अब यहाँ पे ये असेसमेंट क्यों की जाती है, क्योंकि जब असेसी जो है, अगर जो टैक्स पेयर है या फिर जो आपका असेसी है उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं दी हैं, तो दिस असेसमेंट इज़ कैरिड आउट इन केसेस। ये असेसमेंट तभी की जाती है जब टैक्स पेयर्स जो है वो क्या करते हैं, जितनी भी उनको रिक्वायरमेंट थी सारी चीज़ें देने की, जितनी असेसिंग ऑफिसर को रिक्वायर्ड थी, तो उसने वो रिक्वायर्ड ही नहीं की, उसने दी ही नहीं, बताई ही नहीं उस इंफॉर्मेशन को, और साथ ही साथ वो फेल हो गया, यानी कि एक तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, फेल हो गया उसमें किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 144 के अंदर, तो वो आएगा जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट के अंदर वो केस बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट जो है वो कंडक्ट किया जाता है एक टीम के द्वारा। एक जो एक्सपर्ट्स पर्सन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं जो कि आपके आईटी के ऑफिसर्स होते हैं मल्टीपल असेसमेंट लेवल पर, जैसे कि आपका NFAC है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर इसका प्रोसीजर देख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट एंड शॉल नॉट बी कंडक्टेड बाय एन इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर। यानी ये जो जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट है ये सिर्फ एनएफएसी या वेरिफिकेशन यूनिट या फिर टेक्निकल यूनिट्स या रिव्यू यूनिट से कर सकती हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर इसको कंडक्ट नहीं करता। उसके बाद इन केसेस शॉल बी असाइंड बाय एनएफएसी, और जो केसेस हैं वो एनएफएसी असाइन करती है। अब केसेस कैसे असाइन करती है, वो एक सिस्टम के थ्रू असाइन करती है जिसको हम बोलते हैं एएएस यानी ऑटोमेट एलोकेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सारा जो है असाइन करती है। अब किस किस को असाइन करती है, पूरा एक प्रोसीजर हमने किया था। वो असाइन करती है रैक में से असेसिंग यूनिट को, फिर जो असेसिंग यूनिट है वो प्रिपेयर करता है ड्राफ्ट ऑर्डर। ये पूरा हमने जो है पूरा एक प्रोसेस कर लिया था। अब उसके बाद और ये जो ऑटोमेट एलोकेशन सिस्टम होता है ये सिस्टम जो है प्रिपेयर किया गया है इन्फोसिस के द्वारा, ठीक है। अब ये जो हमारा टॉपिक था जुरिस्डिक्शन लेस असेसमेंट, इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ये इसी से रिलेटेड है। बाकी अगर आपने इसको बहुत डिटेल में करना है, यानी अगर एग्ज़ाम में डिटेल में लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने इसमें बताया कि ये इंक्लूड करता है समरी असेसमेंट, बैच जजमेंट असेसमेंट करता है, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्च, ये सब कुछ जो वो करता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि जो जो हमने असेसमेंट कर ली हैं उन असेसमेंट को थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आता है नेक्स्ट वो है हमारा समरी असेसमेंट और असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न और प्रोविजनल असेसमेंट। अब इस असेसमेंट में क्या है, ये जो असेसमेंट होती है ये असेसमेंट की जाती है तब जब किसी भी एसएससी ने सेल्फ असेसमेंट कर ली, बट असेसिंग ऑफिसर ने ये चेक करना होता है कि उसने जो सेल्फ असेसमेंट है वो सही की है या नहीं की है। ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई क्लेम है वो इनकरेक्ट क्लेम ले लिया, या फिर किसी भी तरह का अर्थमेटिकल एरर है, यानी एक्सेस कुछ शो कर रहा है, कुछ लो शो कर रहा है, कुछ कम शो कर रहा है, तो वो अर्थमेटिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आपका इनकरेक्ट क्लेम यानी वो क्लेम ले नहीं सकता था बट फिर भी उसने क्लेम ले लिया, तो इन सबको वेरीफाई करने के लिए जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में करते हैं। इन सच एन असेसमेंट, इस असेसमेंट में नाइदर द असेसी इज कॉल्ड बाय द डिपार्टमेंट के द्वारा असेसी को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, और ना ही उससे किसी भी तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को कहा जाएगा। इस टाइप के असेसमेंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट की गई है असेसी के द्वारा उसकी रिटर्न में, उसको क्रॉस चेक किया जाता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, यानी जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है असेसी की, जो भी उसने आईटीआर में फाइल की हुई है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद है इस प्रोसेस के अंदर क्या देखा जाता है, रीजनेबल एंड करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न की रीजनेबल है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल किसी तरह का अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, रिटर्न में ये चेक किया जाता है और वेरीफाई कराया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये जो रिटर्न है ये प्रोसेस होती है ऑनलाइन, और इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स होंगी अर्थमेटिकल एरर्स की या इनकरेक्ट क्लेम्स की या जो डिसअलाउंसेस हैं, यानी उसके लिए ये वाला जो अलाउंस था वो नहीं था, ठीक है, बट उसने फिर भी ले लिया, वो अलाउंस दिखा दिया, तो वो भी आपका डिसअलाउंस हो जाएगा कि ये अलाउंस इसको नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी इन्होंने इसका क्लेम कर लिया। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसकी एडजस्टमेंट जो है वो भी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट का प्रोसीजर की होती किस तरह से समरी असेसमेंट, टोटल इनकम और लॉस इज कंप्यूटेड, टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी या फिर टोटल लॉस जो बनता होगा असेसी का वो कंप्यूट किया जाएगा। कैसे कंप्यूट किया जाएगा, आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट्स मैं बता रही हूँ उनको करने के बाद टोटल इनकम और लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखो, अब इसमें कौन सी एडजस्टमेंट्स होंगी, पहली है कोई भी अर्थमेटिकल एरर है रिटर्न के अंदर उसको सही किया जाएगा, उसके अंदर एडजस्टमेंट की जाएगी। दूसरा, इनकरेक्ट क्लेम, किसी ने भी क्लेम को इनकरेक्ट लिया है यानी सही क्लेम नहीं लिया है, उसका क्लेम बनता ही नहीं था फिर भी उसने वो क्लेम ले लिया, या फिर उसका क्लेम जो है वो कोई और बनता था, उसने किसी और तरीके से किसी और सेक्शन के अंदर क्लेम ले लिया, तो उसको सही किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है
एक्सेस क्लेम्स ऑफ एक्सपेंसेस और डिडक्शंस एसेट्रा। एक्सेस क्लेम ले लिया एक्सपेंसेस का या किसी तरह की आपकी जो डिडक्शंस हैं उनका, अब डिडक्शन उसको मिलनी चाहिए थी। मान लो सेक्शन 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस की मिल रही है, तो वो जो उसको डिडक्शन मिल रही है वो सिर्फ मिल रही थी मान लो 10,000 रुपीज़ की, बट उसने वो डिडक्शन ले ली 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो इस केस में भी जो एक्सेस बनता होगा या उसका कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो उसके लिए अलाउ तो था, मान लो वो अलाउ था आपका 15,000 रुपीज़ तक का अलाउ था, बट एक्सेसिव दिखा दिया कि भाई मेरा 25,000 का एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड है। तो इस तरह से अगर एक्सेसिव दिखा रखा है तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद है ये आपकी वो हो गई कि एडजस्टमेंट्स हो गई। अब एडजस्टमेंट के बाद इन्होंने बोला है कि एसएससी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि कौन सी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, रिटर्न में उसको भेजा जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भेजा जाएगा, और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अगर उसको किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेस कर सकता है विदिन 30 डेज। यानी जो भी एडजस्टमेंट्स की गई हैं समरी असेसमेंट के अंदर, अगर किसी तरह से किसी भी एसएससी का ऑब्जेक्शन है कि भाई नहीं ऐसा कुछ है, तो वो आके 30 डेज के अंदर अंदर बता सकता है। अब 30 डेज कौन से होंगे, जैसे ही असेसमेंट हुई है और उनको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन जिस दिन भेजी गई, जिस दिन उनको उस इन्फॉर्मेशन का नोटिस मिला, उस नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद है कि इफ़ ITD मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी तरह से असेसी का रिस्पॉन्स नहीं मिला 30 दिन के अंदर अंदर, तो वो क्या करेगा, वो इस एडजस्टेड टोटल इनकम को कैलकुलेट करके उसको फाइनलाइज्ड कर देगा। ठीक है, और टोटल इनकम जो कैलकुलेट हुई है, अगर उसके ऊपर कोई टैक्स बनता है, जैसे होता है ना कि बिल्कुल नील भी हो जाता है अगर इनकम कम है, तो अगर कोई टैक्स बनता है या फिर अगर कोई उनका इंटरेस्ट बनता है या फिर किसी तरह का मान लो उनका कोई रिफंड बनता है, तो वो टोटल इनकम के अगेंस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और वही उनको एक तरीके से बाद में क्या होगा कि एक इंटीमेशन भेजी जाएगी टैक्स पेयर को, ये बताते हुए कि उनको कितना टैक्स पे करना है या कितना इंटरेस्ट पे करना है या फिर कितना अमाउंट उस टैक्स पेयर को रिफंड करना है। ठीक है, या फिर जो भी उसका रिफंड एक्चुअल में बनता है तो वो असेसिंग ऑफिसर भी उनको प्रोवाइड कराएगा। फिर है रिफंड विल बी ग्रांटेड टू असेसी, अगर रिफंड बनता होगा तो असेसी को वो भी ग्रांट किया जाएगा, दिया जाएगा। अगर जैसे मान लो कि उसने ना एक डिडक्शन नहीं ली, ठीक है, 80C के अंदर उसकी डिडक्शन बनती थी, उसने नहीं ली। अब अगर डिडक्शन उसकी बनती थी तो लेस हो जाएगी, वो तो डिडक्शन बनती थी। अब उसका जो रिफंड है, उसकी अब जो टैक्स लाइबिलिटी है वो तो कम होगी। एसएससी ने सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद अब उसका जो है डिडक्शन उसको मिल गई, तो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो गई। अब जितनी कम हुई उसका रिफंड भी उसको ग्रांट किया जाएगा एसएससी को। असेसिंग ऑफिसर या फिर जो भी उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उनको क्या करेंगे, उस चीज़ को रिफंड कर देंगे। सो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।